रूस यूक्रेन महाजंग से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने पहली बार ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के अंदर घुसकर बहुत बड़ा हमला किया है। हम आपको जानकारी दे दें कि ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल बेहद खतरनाक और एक लंबी दूरी की मिसाइल है जो अपने टारगेट को निस्तेनाबूद कर ही दम लेती है और इसका इस्तेमाल ना करने को लेकर रूस काफी दिनों से यूक्रेन को चेतावनी भी दे रहा था। लेकिन अब 1000 दिन के इस महायुद्ध में पहली बार यूक्रेनी सेना ने ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के काफी अंदर घुसकर यह हमला किया है। हालांकि अभी यह पता नहीं चल पाया कि रूस को ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल हमले में आखिर कितना और क्या-क्या नुकसान यहां पर झेलना पड़ा है। लेकिन इतना तय है कि रूस यूक्रेन पर और यूक्रेन रूस पर अपने सबसे खतरनाक मिसाइल के जरिए हमला कर रहा है। और महायुद्ध के मैदान से एक और बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। रूस ने यूक्रेन पर आईसीबीएम मिसाइल से हमला किया है और ऐसा पहली बार है जब रूस ने यूक्रेन पर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से यह खतरनाक हमला किया। यूक्रेन के निप्रो शहर को निशाना बनाया गया। निप्रो शहर पर निशाना साधते हुए रूस का यह मिसाइल वहां जाकर सीधा गिरा और बड़ी तबाही। तो रूस का यूक्रेन पर यह सबसे बड़ा हमला सामने आया है जहां पर यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो से हमला किया है। तो वहीं यूक्रेन के निप्रो शहर पर भी सबसे खतरनाक हमला रूस के जरिए किया गया है। सबसे खतरनाक मिसाइल के जरिए यह हमला किया गया जिसमें यूक्रेन के निप्रो शहर को निशाना टारगेट बनाया गया। बेन्यामिन नेतन्याहू ने हमास को अब मुंह मांगा ऑफर देकर मारने की तैयारी कर ली है। सही सुना, इजराइल ने हमास को एक बंधक की रिहाई के बदले 50 लाख का डॉलर ऑफर किया है। और सोचिए, इस हिसाब से 57 बंधकों की रिहाई के लिए करीब 41 अरब की ये बहुत बड़ी डील नेतन्याहू ने हमास को ऑफर कर दी है। लेकिन इस डील पर हमास के जवाब ने इजराइल को कुछ इस तरह से दहला दिया है। स्पेशल रिपोर्ट आप गौर से देखें। गाजा में नेतन्याहू का मार्च पास्ट। हमास के सफाए का नया प्लान तैयार। मुंह मांगा ऑफर देकर अब मारेगा इजराइल। गाजा की रणभूमि में खुद नेतन्याहू उतर चुके हैं। नेतन्याहू के सिर पर हेलमेट है, बॉडी पर बुलेट प्रूफ है और चाल ऐसी मदमस्त कि दुश्मनों के पसीने छूट जाएं। ये नेतन्याहू का नया रण है। नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने का नया प्लान तैयार कर लिया है और इसीलिए वो अपने डिफेंस मिनिस्टर को साथ लेकर गाजा में दाखिल हो गए। आगे बढ़ें उससे पहले आप सुन लीजिए नेतन्याहू का इरादा क्या है। דרך פתוחה, הוא ומשפחתו לצאת החוצה, ואנחנו ניתן גם תמורה של $5 מיליון לכל חטוף. תבחרו, הבחירה בידכם. गाजा में नेतन्याहू ने साफ किया कि उनके जीते जी हमास अब कभी भी गाजा की गद्दी पर बैठ नहीं पाएगा। गाजा दौरे पर इजरायली प्रधानमंत्री ने गाजा के लोगों को एक ऑफर किया। ऑफर था, बंधकों को वापस करो और अरबपति बन जाओ। नेतन्याहू के ऑफर की पूरी डिटेल आगे, उससे पहले देखिए गाजा के फ्रंट पर नेतन्याहू के पहुंचने की पूरी डिटेल। इजरायली प्रधानमंत्री अपने नए डिफेंस मिनिस्टर के साथ गाजा के फ्रंट पर पहुंचे जहां उन्होंने इजरायली आर्मी से मुलाकात की। गाजा में आर्मी चीफ ने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन की एक-एक जानकारी दी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यहां फौजियों के साथ मीटिंग की, एक-एक बारीक चीज की जानकारी ली और फिर नेतन्याहू के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज ने वो कह दिया जिसने हमास को एक बार फिर सुरंग में घुसने पर मजबूर कर दिया। אנחנו צריכים לוודא שהחמאס לא ישלוט כאן ביום שאחרי. לכן קרו כל הדברים ולכן הם יקרו ואנחנו נשלים את המשימה הזאת. साफ है, इजरायली फोर्स रुकने वाली नहीं है।
वो हमास को सिर्फ खत्म ही नहीं कर रही बल्कि इस बात का भी पूरा ख्याल रख रही है कि उसकी कमर पूरी तरह से टूट जाए, वो फिर से गाजा की गलियों में आतंक का पर्याय न बने। लेकिन इसी बीच नेतन्याहू ने ऐसा ऑफर दे दिया जिसने हमास को भी चौंका दिया है। बंधकों के बदले दूंगा $5 मिलियन। गाजा में अभी भी लगभग 97 बंधक मौजूद हैं, जिनको रिहा कराने के लिए इजरायली सरकार अब बम, गोला और बारूद से कुछ अलग भी सोचने लगी है। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान 251 इजरायली लोगों को बंधक बना लिया था। उनमें से 97 अभी भी गाजा में हमास की कैद में हैं। 251 इजरायली बंधकों में से 34 के मौत की पुष्टि हो चुकी है। लगभग 132 बंधकों को पिछले समझौते और ऑपरेशन में रिहा किया जा चुका है। इजरायली पीएम ने यह भी कहा कि बंधकों को जो भी छुड़ाएगा उसे गाजा से सेफ एग्जिट दिया जाएगा, उससे उसके परिवार के साथ इजरायली नागरिकता भी मिलेगी। इसीलिए इजरायली पीएम ने खुद इनाम का ऐलान किया। ואני רוצה לומר לאלה שמחזיקים את החטופים שלנו, מי שיעז לפגוע בחטופינו, דמו בראשו. אנחנו נרדוף אתכם, אנחנו נשיג אתכם. नेतन्याहू की आखिरी चाल। खबरों के मुताबिक इजरायल गाजा से अब अपना फोकस लेबनान पर शिफ्ट करना चाहता है। इजरायल ये भी चाहता है कि जल्द से जल्द उसके बंधक रिहा हों। इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ते ही जा रहे हैं। बंधकों के परिवार वाले सरकार से गाजा में सीज फायर की अपील कर रहे हैं। इजरायली जनता बंधकों की रिहाई न होने से प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार पर ठोस कदम नहीं उठाने का आरोप लगा रही थी। प्रदर्शनकारी नेतन्याहू पर आरोप लगा रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि नेतन्याहू अगर जंग रोकने का समझौता कर लेते तो बंधकों को छुड़ाया जा सकता था। नेतन्याहू राजनीतिक वजहों से समझौता नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से उनके अपनों की जान पर लगातार खतरा बना हुआ है। लोग इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट की बर्खास्तगी से भी गुस्से में हैं। So I was really disappointed, and Gallant was the one that wanted a deal for bringing the hostages home. As about Trump, I really hope that Trump will do anything he can to bring the people home, our people home. And this will be really good also for Gaza, because then maybe someone can do something good for these people that are suffering because their leaders didn't care about them. इस युद्ध को 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। इस दौरान 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक ये गाजा की आबादी का 2% हिस्सा है। इजरायली सेना के मुताबिक इनमें से 17 से 18,000 हमास के लड़ाके थे। इजरायल और हमास के बीच शुरू हुई जंग अब बढ़ते बढ़ते लेबनान और ईरान तक पहुंच गई है। गाजा का हाल ऐसा हो गया है कि वहां के लोग भी अब इसे ब्लड वैली कहने लगे हैं। गाजा के लोगों का दावा है कि अब वहां पर शवों को दफनाने के लिए भी जगह नहीं बची। यूनाइटेड नेशन की एक संस्था ने अपनी रिपोर्ट में पिछले महीने दावा किया था कि अब भी 10,000 फिलिस्तीनियों की डेड बॉडीज मलबों के नीचे दबी हुई हैं। इन्हें निकालने में 3 साल से ज्यादा लग सकता है। जून में जारी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में खाना जुटाना चुनौती बन गया है। 50,000 बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। गाजा का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इजरायल की बमबारी में गाजा के ज्यादातर अस्पताल तबाह हो चुके हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की अप्रैल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि युद्ध से पहले यहां डायरिया के मामले 25 गुना बढ़े हैं। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक इजरायल फिलिस्तीनियों पर 1000 से ज्यादा हमले कर चुका है। लेकिन इसके बावजूद हमास ने अभी तक इजरायल के बंधकों को रिहा नहीं किया। इसीलिए इजरायल के लोग अब आए दिन सड़कों पर उतर रहे हैं, बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और युद्ध रोककर बातचीत करने का नेतन्याहू पर दबाव डाल रहे हैं। We have to have the voice of the people. I'm here today because the situation is terrible. It's been 400 days and the hostages are still in Gaza. There's a war without a direction. It's so sad. It's a big tragedy and the government has to listen to the people. This is our way of protesting. गाजा में 60% इमारतें बर्बाद।
1 साल से ज्यादा वक्त से जारी इस जंग में गाजा खंडहर में तब्दील हो चुका है। गाजा की 60% इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं। इजरायल ने हमास को खत्म करने के लिए उन इलाकों को बर्बाद कर दिया जो कभी लाखों लोगों का घर हुआ करते थे। इजरायली सेना के हवाई हमलों का सबसे ज्यादा असर खान यूनिस, गाजा सिटी, जबालिया में हुआ है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी में जंग शुरू होने के बाद 29 मिलियन टन मलबा पैदा हुआ है। इसमें रेत, बिना फटे बम, एस्बेस्टस, यहां तक कि लोगों के अवशेष भी शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि इन बर्बाद हो चुके घरों को फिर से पहले जैसा बनाने में 80 साल लगेंगे। हालांकि गाजा में रहने वाले लोगों के पास ना तो इतना समय बचा है और ना ही उनके पास इतना पैसा है जो इसकी भरपाई कर सकें। दूसरी तरफ फसलों और खेतों के बर्बाद होने से भूखमरी का संकट खड़ा हो गया है, जिसकी जद में लाखों लोग आ गए हैं। लेकिन युद्ध वहीं फंसा हुआ है जहां से शुरू हुआ था। बंधकों के बदले $50 लाख की नेतन्याहू की पेशकश को इसीलिए नेतन्याहू की आखिरी चाल कहा जा रहा है।